एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु धानी के बारे में, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लघु बीजाणु यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम फूल में फीमेल पार्ट को देखें तो फूल में जो फीमेल पार्ट होता है उसमें उसे हम जायांग बोलते हैं या फिर स्त्री केसर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमको तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो पतला होता है इसको वर्तिका बोलते हैं, और नीचे जो होता है ये अंडाशय होता है। वर्तिका जो है, वर्तिकाग्र जो है वो परागकण के लिए मंच का काम करती है। यानी कि जब भी कोई परागकण जाए, वो कीट परागण द्वारा, वायु परागण द्वारा या जल परागण द्वारा, किसी भी माध्यम से अगर कोई परागकण आता है तो वो इसी वर्तिकाग्र के ऊपर आके रुकता है। और एक पतला सा नलिका जैसा भाग होता है जिसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, जो कि इस परागकण को नीचे की तरफ पहुँचाने का काम करेगा। और स्त्री केसर के आधार पर जो फूला हुआ भाग होता है इसे अंडाशय बोला जाता है। प्रत्येक अंडाशय के अंदर हमको बीजांड देखने को मिलता है। अब ये जो बीजांड होते हैं वो एक अंडाशय में एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक का मतलब जैसे अगर हम गेहूँ, धान या आम की बात करें तो इनमें एक बीजांड होता है। वहीं अगर हम पपीता, तरबूज और अन्य चीज़ों की बात करें तो उसमें आपको एक से अधिक बीजांड देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम एक बीजांड को देखें तो ये अंदर जो पाया जाता है इसको हम बीजांड बोलते हैं। बीजांड जो है वो अपरा के द्वारा, ये नीचे अपरा है, ये बीजांड वृत्त के द्वारा जुड़ा होता है। बीजांड के बीच में कोशिका का एक पुल जैसा भाग होता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक पुंज होता है जिससे बोला जाता है बीजांड काय। बीजांड के चारों तरफ एक या दो लेयर पाई जाती है जिसको अध्यावरण बोलते हैं। ये जो अध्यावरण होता है इस पूरे बीजांड को घेरे होता है, बस बीजांड द्वार को छोड़कर। बीजांड द्वार को छोड़कर पूरे बीजांड के चारों तरफ एक या दो आवरण होते हैं जिसको अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। अब इन बीजांड काय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे बोला जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये सूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्माण होता है गुरु बीजाणु का। अब ये जो गुरु बीजाणु होंगे वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से कोई 3 जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचेगा। अब जो एक गुरु बीजाणु बचेगा वो लगातार 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अगर हम चित्र के अंदर अगर देखें तो ये एक बीजांड है जहाँ पर ये 4 गुरु बीजाणु बने थे जिसमें से 3 नष्ट हो गए। अब एक जो बचा है वो 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा। 3 बार का मतलब है कि पहली बार समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी जिसमें से एक कोशिका इस सिरे पर और दूसरी कोशिका इस सिरे पर आ जाएगी। अब दूसरी बार समसूत्री विभाजन ये दोनों कोशिकाएं करेंगी। अब ये अपने हिस्से की 2 कोशिका बनाएगी और ये अपने हिस्से की 2 कोशिका बनाएगी। यानी कि अब इस बीजांड के अंदर 4 कोशिकाएं हो गई। अब अगली बार फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो ये दोनों, ये कोशिका अपना 2 बनाएगा, ये कोशिका अपना 2 बनाएगा, ये कोशिका अपना 2 बनाएगा और ये कोशिका अपना 2 बनाएगा।
यानी कि अगर हम देखिए तो यहाँ पे हमको 4 कोशिका इस सिरे पर और 4 कोशिका इस सिरे पर दिखाई देगा। यानी कि टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 8 कोशिकाएं बनती हैं। अब इन 8 में से 3 इस ध्रुव की ओर से चली जाएंगी और 3 जो होंगी वो इस ध्रुव की ओर रहती हैं, और दोनों ध्रुव से एक एक कोशिका यहाँ बीच में आ जाती हैं। यानी कि कुछ इस तरह का हमको डायग्राम देखने को मिलता है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और एक बीच में, एक बीच में। ये टोटल 8 कोशिकाओं का अरेंजमेंट हो गया। अब अगर हम देखें तो ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर की साइड थी ये अपने चारों तरफ आवरण बना लेंगे। उसी तरह नीचे की जो 3 कोशिकाएं थी ये भी अपने चारों तरफ आवरण बना लेंगे और ये दोनों कोशिकाएं ऐसे ही रहेंगी। अब जो 3 कोशिका बीजांड द्वारी सिरे की ओर होगा, अब इसमें ऊपर की साइड जो हिस्सा होगा यानी कि जो बीजांड द्वार की साइड होता है उसको बीजांड द्वारी सिरा बोलेंगे, और जो उसके अपोजिट होता है उसको नाभिकीय सिरा बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बीजांड द्वारी सिरे की साइड है, तो इसमें की जो बीच की कोशिका होगी इसे अंड कोशिका बोलेंगे, और इसके जो बगल की दोनों कोशिकाएं इन्हें बोला जाएगा सहायक कोशिका। अब इनका नाम सहायक कोशिका इसलिए रखा गया क्योंकि ये पराग नली की सहायता करते हैं एक का फर्टिलाइजेशन करने के दौरान। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो ये पराग नली को निर्देश देते हैं कि उसे कहाँ के रुकना है, इसलिए इनका नाम है सहायक। और ये जो नीचे की 3 होती हैं इनको एंटीपोडल या फिर प्रतिव्यासांत बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है प्रतिव्यासांत यानी एंटीपोडल। अब जो बीच की दोनों कोशिकाएं हैं इन्हें नाम दिया गया है 2 ध्रुवी केंद्रक का। इन्हें नाम दिया गया 2 ध्रुवी केंद्रक का क्योंकि इसमें से एक कोशिका इस ध्रुव की है और एक कोशिका इस ध्रुव की है, तो दोनों ध्रुव के एक केंद्रक है, इसलिए इसे बोलते हैं 2 ध्रुवी केंद्रक। तो इस तरह से होता है गुरु बीजाणु धानी का निर्माण। अब अगर हम इसमें देखें तो हमको इसमें टोटल 7 कोशिका और 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 कोशिका कैसे, तो अगर हम देखें तो एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये, एक कोशिका, 3 कोशिका यहाँ पर, 3 कोशिका यहाँ पे, 6 हो गई, और एक ये बड़ी वाली कोशिका, एक ये है, तो ये होगी 7 कोशिका। अब 1 2 3 4 5 6 इन तीनों के पास एक एक केंद्रक है, इन तीनों के पास एक एक केंद्रक है, तो 6 केंद्रक हो गए। और लेकिन ये जो बड़ी वाली कोशिका है यहाँ पर 2 केंद्रक है, तो 6 2 8। इस कंडीशन को बोलते हैं 7 कोश की 8 केंद्र की अवस्था, जो कि आपको इस तरह के पौधों में देखने को मिल जाएंगी। अब निषेचन के बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये जो अंड कोशिका है ये नर भाग से मिलने के बाद जायगोट बनाते हैं, और ये जो 2 ध्रुवी केंद्रक है ये आगे चल के भ्रूण पोष बनाते हैं। अब यहाँ से भ्रूण और भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे निषेचन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन के बारे में देखेंगे। तो वहाँ पर हम जानेंगे किस तरह से निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण पोष का निर्माण होता है।